हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप बच्चों और सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। ये जो मेरी सीरीज चल रही है ज्योमेट्री की, आज हम लोग ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 5 पर आ चुके हैं। इसके पहले ज्योमेट्री का बेसिक, ट्राइंगल के बारे में बेसिक जानकारी, उसके बाद ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराए और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताए। एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था और उसका आंसर आज मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम लोग आज ज्योमेट्री में और क्या नया सीखने वाले हैं उस पर बात करेंगे, जो कि होगा हमारा सेंटर ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के जितने भी केंद्र हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस एक वीडियो है। और सबको पता होगा ये जो ज्योमेट्री वाली क्लास है ये मैं सारे बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में देता हूं, ताकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सिंगल फ्लो में पढ़ता रहे उसको समझ में आ जाए। ओके चलो कभी आप लोगों से बात करनी हुई तो लाइव आ जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई की बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे पिछले वाले क्लास के होमवर्क से, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो लास्ट क्लास पर यह क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्राइंगल से त्रिभुज के क्षेत्रफल से, इसको मैं कंप्लीट करा देता हूं, फिर हम लोग आगे की बात सीखेंगे। क्या है देखो, लिखा था एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है जो कि सी पर राइट एंगल है। मतलब वो समकोण कहां पर बन रहा है, राइट एंगल कहां बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो चलो एक ट्राइंगल, ये सी पर आपका राइट एंगल है, विच मींस ये वाला पॉइंट हमारा सी है, ये तो कंफर्म है। ओके, इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सी टू ए बी। हमने सी से एक परपेंडिकुलर गिराया, सी से एक लंब गिराया ए बी पर, तो सी से लंब चलेगा बच्चों इस तरह से। इसका मतलब ये सामने वाली साइड ए बी है, किसी को भी ए बोल दें, किसी को भी बी बोल दें। मान लिया ये पॉइंट डी है, तो सी से हमने क्या किया, डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया। ओके, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अगर ए बी सी लेंथ है, बी सी को ए बोला है, सी ए को बी बोला है और ए बी को सी बोला है, ए बी सी इसकी लंबाई है, तो बच्चों बी सी को ए कहा गया। बी सी ये वाली साइड आपकी ए है और सी ए बी है, सी ए को बी कहा गया और ए बी को सी कहा गया, ए बी को सी कहा गया। ठीक है, यह है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, मतलब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है और इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन बन जाएगा, वो लेकर आना, या जो भी आएगा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं। तो बच्चों ये बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अगर बच्चों यहां से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करूं तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। 1/2 बेस हमने बोल दिया ए को और बी को बोल दिया हाइट, तो ये हो जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। और जो इन्होंने बोला है पी है स्मॉल पी, वो हमने क्या करा है, सी से एक परपेंडिकुलर गिराया है, मतलब ये आपका पी है। अच्छा बच्चों, अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, मतलब इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दूं, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा और टॉप जो है ऊपर आ जाएगा, मतलब कुछ ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो होगा क्या, जो ए बी है वो नीचे नीचे आ जाएगा, ए और ये बी। ठीक बच्चों, तो राइट एंगल 90 कौन सा हुआ, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका 90 है, ये परपेंडिकुलर है पी जो डी पॉइंट पर जाकर मिला है। ओके, सी ए हमारा बी ये रहा, सी बी ये हमारा ए रहा और ए बी ये हमारा सी रहा। ठीक है, मतलब मैंने इसको घुमा दिया। अब बच्चों ये भी तो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर हाइट लंबवत ऊंचाई मेरे पास है। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मतलब मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट की जरूरत है, तो बेस और हाइट तो ये भी है और बेस और परपेंडिकुलर हाइट तो ये भी है,
मतलब मैं यहां से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 1/2, बेस कितना होगा बच्चों, सी और हाइट पी, सी पी, हाफ से हाफ कट गया, तो ए बी इक्वल टू सी पी आ गया। एक रिजल्ट ये आया। अब हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर का सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कि सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है? अब देखो हमारे ऑप्शंस कैसे हैं, 1/p² की फॉर्म वाले हैं बच्चों। क्या यहां से हम लोग p का मान निकाल सकते हैं? यहां से हम p की वैल्यू ले सकते हैं। क्या होगा, ab/c, p क्या होगा, ab/c, सॉरी यहां से c निकाल लेते हैं, c निकालते हैं, c यहां से c की वैल्यू निकालते हैं। c क्या होगा, ab/p, यही तो होगा c का मान। चलो बच्चों लगाएं इस वैल्यू को, यहां लगाओ, c स्क्वायर है बच्चों, तो ये बनेगा a² प्लस b² अपॉन में p² बराबर b² प्लस c²। क्यों, c की जगह ab/p लगाएंगे और c का स्क्वायर है तो वो a² b² अपॉन p² बन जाएगा। चलो अब क्या करो, इस a² b² को इनके डिवाइड में लिख सकते हैं, मतलब ऐसा 1/p² बराबर a² अपॉन a² b², ठीक, b² प्लस a², सॉरी a², ये a² होगा, है ना, क्योंकि c तो यहां पर आ चुका है, इधर a² होगा, प्लस b² अपॉन a² b², मैंने चेंज करके लिख दिया, मतलब एक बार a² b² के डिवाइड में आएगा, एक बार a² b² a² के डिवाइड में आएगा। तो ये पहले लिख दिया, वो बाद में लिख दिया, कोई फर्क तो है नहीं। अब a² गया, b² b² गया, तो 1/p² बराबर 1/b² प्लस 1/a² आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो 1/p² बराबर 1/b² प्लस 1/a², यही बनेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बोला कमेंट करके कि सर नहीं आया, आप बता देना, वेल डन बच्चे, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। वो सारे बच्चे अच्छे हैं, वो सारे बच्चे सिलेक्शन की तरफ हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कर पाते नहीं कर पाते वो बात की बात है, लेकिन सॉल्व कर पाते हैं, ये अच्छी बात है। चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और है एरिया ऑफ ट्राइंगल से, वो इस पर और बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, BCCDDE, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक की साइड हमें दे रखी है 3, 7 और 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक, लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इसको हटा दो। ठीक, हमें त्रिभुज ACD का एरिया दे रखा है बच्चों, कितना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा यह हमें बताना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने एक बात प्रूफ की थी, क्या, कि अगर दो ट्राइंगल की हम बात करें जिनका वर्टेक्स शीर्ष एक ही हो, तो जो उनका बेस लेंथ होता है उनका एरिया उसी प्रोपोर्शन में होता है, उनकी बेस लेंथ के प्रोपोर्शन में। मतलब एक ही आधार पर दो या दो से अधिक त्रिभुज बने हों, ट्राइंगल्स बने हों, दो से ज्यादा ट्राइंगल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, उनका बेस आधार अगर एक ही है
उनका टॉप, उनका शीर्ष अगर एक ही है तो उनका जो एरिया है, जो यानी कि क्षेत्रफल, वो उनकी बेस लेंथ आधार की लंबाई के प्रोपोर्शन में होता है। मतलब कहने का ये है, आप 7 सेंटीमीटर को प्रोपोर्शन में करोगे। 7 सेंटीमीटर कौन सा वाला ट्राइंगल का बेस है? ए सी डी। मतलब जो 7 सेंटीमीटर है वो ए सी डी के एरिया के बराबर है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी? 84/7 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मुझे चाहिए तो पूरे ट्राइंगल का बेस हमें लेना पड़ेगा कितना? 3 + 7 + 4। ठीक, तो 3 + 7 + 4 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी? सबको ऐड कर दो, 14 14 मल्टीप्लाइड बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 का 8 हासिल 4, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। प्रॉपर्टी ये है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि आगे तक याद रहे। एक ही बेस पर, सेम बेस पर दो या दो से ज्यादा कितने भी ट्राइंगल बने हो, 2 3 4, और उनका वर्टेक्स, उनका शीर्ष एक ही है, तो जो इनकी बेस लेंथ आधार की लंबाई होती है उनका एरिया ट्राइंगल के एरिया, उनकी जो बेस लेंथ, उनका आधार की लंबाई ट्राइंगल के एरिया के प्रोपोर्शन में होता है, समानुपात में होता है, बराबर होता है। तो यह बात थी बच्चों हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं कदम को। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर। अभी ट्राइंगल में बहुत कुछ बचा है, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी सेंटर ऑफ ट्राइंगल में 4-5 तरह के तो सेंटर ही हैं। उसके बाद बच्चों आएगा आपके पास साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक, इसके बाद आएगा आपका सिमिलैरिटी, एंड कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता समरूपता। इसके बाद आएगा आपका सर्कल एंड टेंजेंट, वृत्त और उसकी स्पर्शरेखा, ऐसी तमाम चीजें और छोटी छोटी चीजें। इसके बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ये सारी बातें हमें एक एक करके ट्राइंगल के बारे में जाननी है। अब बात करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर, त्रिभुज के केंद्र पर। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी डेफिनेशन, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, और कई बार हमें सेंटर को लेकर जो डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करूंगा। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल में त्रिभुज के अंदर बाहर कितने केंद्र बनते हैं उन पर। ठीक, सबसे पहले बच्चों आता है हमारे पास कितने तरह के होते हैं। पहला होता है आपका सरकम सेंटर, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। अब जैसे जैसे हमारे नाम दिमाग में आते जाएं आप समझते जाना, सोचना क्या क्या होते हैं, पता चल जाए, अच्छी बात है। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, और इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, और ये एक्स सेंटर भी होता है। फिलहाल मैं आपको इसको बताने के बाद सेपरेटली अलग से एक्स सेंटर बताऊंगा। ठीक, तो फिलहाल ये होते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानते चलें। तो आज हम बात करेंगे सरकम सेंटर पर यानी कि परिकेंद्र पर। ठीक है बच्चों, तो आज शुरुआत होती है बच्चों सरकम सेंटर की। और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग परिकेंद्र। अब देखो, अपने थोड़ा सोच के देखो, सरकम सेंटर बच्चों होता क्या है। कुछ ऐसा चित्र आपको याद आएगा कि त्रिभुज के बाहर वृत्त, एक ट्राइंगल के बाहर सर्किल, ऐसा कुछ होता है। पहले पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद में एक एक बात को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देखो, छोटी सी बात यह है
where all three perpendicular bisector of sides intersect। ठीक है, हम एक ट्राइंगल, हम एक त्रिभुज के रेफरेंस में बात करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में, ठीक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदी बिंदु, लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदी बिंदु, ये क्या होता है बच्चों? ये आपका सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र कहलाता है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तीनों में ये बनता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बच्चों? ध्यान रखना ये सरकम सेंटर है। बच्चे कई बार सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में कंफ्यूज होते हैं। कहां होते हैं वो मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको ऑर्थो सेंटर बता चुका हूंगा, लेकिन अभी हम केवल सरकम सेंटर पर बात करेंगे। जैसे कि बच्चों कोई मेरे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूं। मैं इनकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर रहा हूं, भुजाओं का। ठीक, मतलब क्या है? आर्क लगा के चाप लगाते हैं हम लोग। फिलहाल मैं आपको एक थोरोली बता देता हूं कि यहां पर इस तरह से एक आर्क ये लगेगा, एक नीचे लगेगा, यहां से एक आर्क इधर लगेगा, एक आर्क इधर लगेगा। ठीक, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। मतलब मान लिया ए बी साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ऐसे बच्चों ए सी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये, और बी सी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, लंब समद्विभाजक करने वाली लाइन जहां पर मिलेगी, ये लाइन जहां पर मिलेगी वहां इसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र बनेगा। तो परिकेंद्र बनेगा तो इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको सेंटर मान के जब आप एक सर्किल खींचोगे, इसको सेंटर मानकर जब आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ जाएगा। क्या करेगा? तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा सरकम सेंटर। अच्छा, ये बात रही। अगर बच्चों इस सेंटर से मैं इस पॉइंट को मिला दूं, इस सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं, इस सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट को मिला दूं, तो देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये सर्किल की बात है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब आर ये भी होगा, आर ये भी होगा। ठीक बच्चों, इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, हिंदी में कहा जाता है परिवृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं? परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, और ये बराबर होगी। ठीक है, और ये सबके सब बराबर होंगी। मतलब कि अगर मैं इसको O बोल दूं तो OC, OA और OB तीनों साइड्स बराबर होंगी, क्योंकि तीनों ही सरकम रेडियस हैं, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या है। ये रहा। अब एक और बात, अब कुछ रिलेशन बनाते हैं यहां से, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल में कहां बनेगा, लेकिन कुछ रिलेशंस पर बात कर लेते हैं। देखो भाई, जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, एक
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज मेरे पास है, और ये कहा गया, क्वेश्चन कहेगा तब याद रखना, मान लिया ओ इसका सरकम सेंटर है। ओ क्या है बच्चों? ओ इसका सरकम सेंटर है, यानी कि परिकेंद्र है। अगर ओ इसका परिकेंद्र है तो यह बात हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि ओ से लेके बी तक, ओ से लेके ए तक और ओ से लेके सी तक की सारी डिस्टेंस बराबर होंगी। ये और ये सब के सब आपस में बराबर होंगे। ये बात तो क्लियर है। ये तो जो है ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेडियस का काम करती है, त्रिज्या का काम करती है। ओके बच्चों, अगर OB और OC बराबर हैं तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा ना भाई। OB और OC बराबर है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, विपरीत कोण बराबर होते हैं। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। अब जरा एंगल BOC की बात करो। BOC कितना होगा? अगर OBC तीन एंगल हैं, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 2x घटा दें। क्यों? x ये हटाएंगे तो ये वाला एंगल बच्चों हमें मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। क्लियर बात है? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, AO और OB बराबर हैं तो अगर ये वाला एंगल y होगा तो ये वाला एंगल भी y होगा। उसी प्रकार ठीक बिल्कुल वैसे ही अगर OC और OA बराबर हैं तो जब ये एंगल आपका Z होगा तो ये वाला एंगल भी Z होगा ना? ठीक। अब देखो, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं ये YZ, XY, XZ को जोड़ूंगा, सबको ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। चलो भाई देखते हैं बच्चों। देखो x प्लस, अच्छा देखो इधर से जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस x प्लस जेड प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। x दो बार है, y दो बार है, z दो बार है, तो ये 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 180 डिग्री। इसको उड़ा दो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो यहां से बच्चों y प्लस जेड अगर निकाला जाए तो y प्लस जेड कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस x। बहुत ध्यान देने की बात है कि y प्लस जेड मतलब इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस जेड। अब एक बात देखने की है, अगर मैं एंगल BOC की बात करूं, BOC है 180 डिग्री माइनस का 2x। अगर मैं y प्लस जेड की बात करता हूं तो 90 डिग्री माइनस x। बच्चों, क्या एंगल y प्लस जेड को 1/2 एंगल BOC लिख सकता हूं? y प्लस जेड को देखो 180, 180 का आधा 90, हाफ हो गया। x का हाफ, सॉरी 2x का हाफ x, मतलब इसका आधा, इसका आधा। इसका मतलब y प्लस जेड जो है आधा है, 1/2 है किसका? BOC का, है कि नहीं? ये रहा हमारा y प्लस जेड। तो यहां से एक थ्योरम निकल कर आती है जो आगे हम सर्किल में पढ़ेंगे। चूंकि ये सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी है, मैं अभी बता देता हूं कि वर्टेक्स, शीर्ष पर बना कोण, सेंटर, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है कि नहीं होता है? लेकिन इस बात को बहुत ध्यान रखना है कब होता है। जैसे ये ट्राइंगल था, ठीक, A, B और ये C, मान लो ये O है, तो इस वाले का, इसका हाफ ऊपर बनेगा, इसका हाफ ऊपर बनेगा। मतलब उसमें एक और कंडीशन होती है, आर्क इन सेम डायरेक्शन, चाप जो है समान दिशा में होना चाहिए। मतलब आप देखो, आप BOC की बात कर रहे हो तो आर्क ऐसा है,
तो इसके ठीक ऊपर वाला वो एंगल जो ऐसा होगा, मतलब यू यू बनाएगा, यू जैसा बनेगा, नाव जैसा बनेगा। ठीक, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर अगर मैं इसको मिला दूं तो ये वाला एंगल इसका हाफ बन जाएगा, ना इधर का हाफ नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में अगर कोई बोलेगा ए ओ बी की बात, तो देखो ए ओ बी का सेम डायरेक्शन इसके जस्ट ऊपर है, ये वाला। अगर कोई बोलेगा ए ओ सी की बात, तो ये वाला। तो हाफ तो होता है लेकिन सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में बने चाप के, आर्क के इक्वल। और कब हाफ होता है, रिपीट करूंगा, तभी हाफ होगा जब यहां पर सरकम सेंटर हो, यानी कि परिकेंद्र हो। कई बार बच्चों हमें इन सेंटर दिखता है, हम इन सेंटर में भी लगा देते हैं, नहीं, ये जब सरकम सेंटर होगा तब ही ऐसा होगा। क्लियर? चलो फिलहाल ये सर्किल की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स को अगर प्रूव करके समझते हैं तो वो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलो ये हो गया। अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी ये और हमें पता चली। अब इसके आगे चलते हैं। आगे अब क्या रह गया? रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। इस ट्राइंगल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कभी आपको किसी ट्राइंगल की साइड दे रखी हो, भुजाएं दे रखी हो, तो उसकी जो सरकम रेडियस है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या जो है बच्चों, वो उसको हम बोलते हैं ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा से निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से, बहुत डिटेल में सारी चीजों को मैं लेकर लिख रहा हूं, बता रहा हूं बच्चे। और ये पूरा वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में सबको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं। उसका रीजन है ज्योमेट्री यानी कि एडवांस मैथ का पार्ट है, और यहां पर शॉर्ट ट्रिक की उम्मीद कम से कम करें। यहां पर आपको कंसेप्ट लॉजिक समझने पड़ेंगे, जब वो समझ में आएंगे तब जाकर हम शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक का मामला कुछ, यानी अर्थमेटिक आप पढ़ो। अर्थमेटिक की क्लास मेरी होती है रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर होती है। सीजीएल अड्डा पर आप वहां पर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एडवांस मैथ मैं वीडियो सेक्शन के रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, ताकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100% बेनिफिशियल हो। ये केवल और केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। चलो भाई, अब देखो आगे चलते हैं बच्चों। तो हमने देखा कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज में ऐसे बनता है हमारा सरकम सेंटर। अब बच्चों इसके आगे की बात करते हैं। मान लो कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर होगा तो उसका सरकम सेंटर अधिक कोण है, तो उसका परिकेंद्र कहां बनेगा? तो उसका आंसर है आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज के बाहर। कहां बनेगा? इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनता है। वो बाइसेक्टर में बनाने की जरूरत नहीं है, वरना वो पटरी प्रकार की सहायता से सॉल्व करते थे क्लास 8 में, जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि यहां में पटरी प्रकार का काम नहीं है, हमें लॉजिक समझना है। तो यहां पर इसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र बनेगा। और उसके बाद आता है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और ये सी, तो उसका सरकम सेंटर कहां बनता है? उसका सरकम सेंटर बनेगा बिल्कुल ठीक बीचों बीच में। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण के मध्य बिंदु पर अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनेगा, तो उसका जो सरकम सेंटर है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पर बनेगा। मतलब आप इसको सेंटर मान के जब एक सर्किल खींचोगे तो वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ जाएगा। और उस केस में
मान लिया पॉइंट डी है, ठीक, तो इसको मिला दो, तो डी से लेके बी तक रेडियस, डी से लेके ए तक रेडियस और डी से लेके सी तक रेडियस, मतलब कि डी ए बराबर डी बी बराबर डी सी बराबर कैपिटल आर, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो ठीक बीचों बीच में मिड पॉइंट हाइपोटेनस के बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में इसका सर्कम सेंटर। इस रिजल्ट को याद रखना, मैं अभी बता रहा हूं, इस रिजल्ट को याद रखना, आगे सेंट्रॉइड केंद्रक पर बात करेंगे तब इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ने वाली है। चलो आगे बढ़ाएं कदम, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, a circle is circumscribing a triangle whose sides are 30, 40 and 50 centimeter respectively. Find the circumference of the circle. कहां का क्वेश्चन कहां मिलाया जाके, देखो एक त्रिभुज को एक वृत्त परिबद्ध करता है, ठीक, जिसकी भुजाएं 30, 40, 50 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि बतानी है। अभी हमने सर्कल पर बात की नहीं है, लेकिन वृत्त की परिधि मैं आपको याद दिला दूं कि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है सर्कल की, क्या सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। अब इस बात का हम लोग कैसे यूज करें इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले बच्चों ये सोचो कि ये ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है। जी, इस क्लास का वीडियो जब चल रहा होगा तो मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखूंगा और रिस्पॉन्सेज मुझे बताना, आप अगर देख रहे हो बाद में, कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल। चलो होता क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करते हैं, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम करते हैं, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं, और ये आ गया बराबर, बराबर आ गया, इसका मतलब स्क्वायर्स का सम, वर्गों का योग बराबर है, तो ऐसे सारे ट्राइंगल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बनता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, सॉरी, ऐसे सारे ट्राइंगल बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको देखने में लग गया। तो सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज होते हैं। अब देखो बच्चों, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कम सेंटर कहां बनेगा? यहां बनेगा, इस तरह से। ये बच्चों अब देखो, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, सॉरी हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। बच्चों अभी हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि यहां पर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, कर्ण के मध्य बिंदु पर क्या होगा? इसका ठीक, कर्ण के मध्य बिंदु पर इसका बनता है सर्कम सेंटर। मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक तो रेडियस हुई ना, है ना? अगर ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो बच्चों ए ओ बराबर कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, परिवृत्त की त्रिज्या, और वो भी होगी इसका ए बी का आधा। क्यों? हाइपोटेनियस कर्ण का मध्य बिंदु तो यही है। इसका मतलब इसको मैंने आर बोल दिया, आर बराबर आ जाएगा कितना? 50 का आधा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब बच्चों अब बात करते हैं सरकमफेरेंस की, परिधि की। सरकमफेरेंस होती है बच्चों 2 पाई आर, मतलब कि 2 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 25, तो आंसर आ जाएगा 50 पाई, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर?
उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होगे। तो समझ पाए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, जो बाद में देखे, जो अभी देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए देता रहूं, और खास करके अपने प्यारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम को पास करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि बिना एडवांस मैथ के आपका सीजीएल और सीएचएसएल क्वालिफाई नहीं होगा। तो मेरे पास से जितना प्रयास हो सकता है बच्चों, वो मैं आपको दे रहा हूं। एडवांस मैथ मैं पूरा ऐसा पैक आपको देना चाहता हूं जिससे आप कभी भी इस वीडियो को देखो तो आपके एडवांस मैथ प्रिपेयर हो जाए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आएगा आर 13, 14, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस और फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज की परिधि त्रिज्या, यानी कि परिधि त्रिज्या मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या होता है बच्चों, अगर हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल की बात करें तो वो होती है ABC अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। और मैंने जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था तो एक बात कही थी कि 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया याद रखना। यह आगे बहुत काम आएगा, मेंसुरेशन में तक काम आएगा। तो अगर याद हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैंने बताया है कि 13, 14, 15 से बनता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई 13, 14, 15 अपॉन 4 इंटू 84। काट दो भाई, 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काट देंगे 12 बार, 2 से काट देंगे बच्चों इसको 2 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काट देंगे 5 बार। तो ये बनेगा 65 अपॉन 8, 65/8, 8 अट्टे 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8.125 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे। धीरे धीरे कहानी क्लियर हो रही होगी। अभी तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन सर्कम सर्किल पर कैसे आते हैं। ज्योमेट्री में एंगल वाले क्वेश्चन भी तो आते होंगे, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, देखो द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज O। एक त्रिभुज का परिकेंद्र O है, तो क्या करें, एक ट्राइंगल बना लें ABC और उसका सेंटर O रख दें। इतना काम तो करना ही पड़ेगा, चलो भाई कर देते हैं। ये A है, किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान दो, किसी को भी C मान दो। ठीक, इसका सरकम सेंटर यहां कहीं सरकम सेंटर होगा बच्चों, मान लिया ये पॉइंट O है। ठीक, BAC 85 है, BAC मतलब कि ये वाला एंगल हमारे पास 85 डिग्री का है। BCA ये वाला एंगल आपका 75 डिग्री का है, और आपको बालकों OAC बताना है। ये इधर वाला केवल इतना हिस्सा कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्या बोल रखा है कि O इसका सरकम सेंटर है, तो बस सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी का हमें यूज करना पड़ेगा। चलो भाई ट्राई करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर एंगल B की बात की जाए तो ये एंगल B कितना होगा भाई। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल B होगा 180 डिग्री में से 75 और 85 डिग्री माइनस कर देंगे 20 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल हमारा 20 डिग्री का आ गया। बच्चों ध्यान करो, सोचो, विचार करो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा।
देखो मैं आपको लेके चलूं वहां पर, मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं ऐसा। ये वाला एंगल इस वाले का हाफ बनता है, मतलब ऊपर का डबल नीचे, नीचे का डबल ऊपर, नीचे का आधा ऊपर, यही है ना। अब जरा इसको देखो, इसको देखो, अगर ये वाला एंगल 20 है तो एंगल COB कितना होगा? एंगल COB कितना होगा? 20 डिग्री का जस्ट डबल, यानी कि 40 डिग्री, 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पक्की बात होगा, बिल्कुल होगा, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। तो बच्चों कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। हमें क्या बताना है? OAC बताना है, OAC। अब बच्चों देखो, मैं ट्राइंगल OAC को थोड़ा अलग बना देता हूं ताकि वो थोड़ा सा क्लियर रहे, है ना। देखो देखो बच्चों, OCA, O को ऊपर कर दिया, ये रहा O, ये रहा A और ये C। बच्चों ये 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का। एक बात सोचो, क्या ये OC और OC और OA बराबर नहीं होंगे? क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सरकम सर्किल हैं, परिवृत्त की त्रिज्या है। और अगर परिवृत्त की त्रिज्या है तो ये एंगल X होगा और ये एंगल भी X होगा ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बनेगा भाई? 180 डिग्री। तो यहां से 2x बराबर कितना आएगा? 40 माइनस हो जाएगा 140 डिग्री। तो बालकों x बराबर कितना आ जाएगा? 140 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे 70 डिग्री। हमसे पूछा है इन्होंने OAC, जो कि आएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यह बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ाएं कदम, मैं बहुत आराम से लेकर चल रहा हूं, रिकॉर्डेड फॉर्म है, कोई बीच में बकवास नहीं है। आप इसको रिवाइज करके देखोगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। पढ़े जा रहे इस क्वेश्चन को। लेट O बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। O त्रिभुज PQR का परिकेंद्र है। तो बच्चों पहला काम क्या है? हमें एक ट्राइंगल PQR बना लेना है। ठीक है बच्चों, क्या है? PQ और ये R बना लिया भाई। ठीक, और क्या बच्चों? O इसका सरकम सेंटर है, O धर दो। QOR, QOR ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बच्चों हमारा 110 डिग्री है। एंड OPR, OPR इनको मिलाओ, ये वाला हमारा 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। और बच्चों हमें PRQ मतलब ये पूरा एंगल क्या होगा ये बताना है। PRQ कंप्लीट एंगल बताना है क्या होगा। अब देखो बच्चों, देखो QOR को देखो, इधर बना दूं, अलग से बना दूंगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। QO और ये R, ये आपका 110 डिग्री है। 110 है तो बच्चों ये अगर X है तो ये भी X होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपका बच्चों OQ और OR, OQ और OR बराबर हैं, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल हैं। मतलब कि x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों 2x बराबर 70 डिग्री, तो x बराबर 35 डिग्री। मतलब कि बच्चों मैंने ये एंगल 35 डिग्री का निकाल डाला, आ गया 35 डिग्री। अब बच्चों अगर ये ऊपर ये वाला एंगल 25 है तब तो ये एंगल भी 25 डिग्री होगा। क्यों? दो भुजाएं बराबर है, सामने के दो कोण बराबर होंगे। ठीक, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, मतलब ऊपर वाला 25। हमें PRQ बताना है।
एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 25 डिग्री में 35 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर? आगे बढ़ाएं कदम, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये सवाल फिलहाल आज की क्लास का बच्चों होमवर्क क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, कमेंट करके मुझे आंसर बताना। आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं खुद बताऊंगा अगली वाली क्लास में। थोड़ा एक्चुअली मेरी क्लासेस काफ़ी शेड्यूल बिजी रहता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर बच्चों आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, और ये बिल्कुल फ्री है, सब कोई पैसा नहीं कट रहा है। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, अगले वीडियोस आते रहेंगे। ठीक, तो कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता हूं तो उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूं, और मुझे पता है आप लोगों का एग्जाम आ रहे हैं, ठीक, या आने वाले हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ करने के लिए। तो प्लीज़ इस बात के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं होना। इस क्लास का ये सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम पे सर्च करना मैथ्स बाय तरुण, तो आपको ये एक ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का। वो अभी, हाँ ठीक है, अगर हम बात करें 6 जून की, तो 3800-3900 मेंबर्स का एक ग्रुप है। आप उसमें ऐड हो सकते हो, अपने क्वेश्चंस में अपने डाउट्स पूछ सकते हो आपसी बच्चों से। वहाँ बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमेशा कम से कम रात में 2-3 बजे तक आंसर्स बताते हैं, तो आप डिस्कशन भी कर सकते हो। पीडीएफ भी मिलेगा। मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है SSC CGL अड्डा पर सुबह 11 बजे। कहाँ पर होती है? SSC CGL अड्डा पर, CGL अड्डा पर सुबह 11 बजे। तो आप उस क्लास में आ सकते हो जहां पर मैं CGL और CHSL लेवल के बढ़िया वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि एग्जाम में आएंगे या आ चुके हैं। तो कोई भी और टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूं। पहले दिन मैं बेसिक बातें कराता हूं, अगले दिन मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके अगले दिन मैं थोड़े से और एडवांस लेवल के सवाल कराता हूं। तो बस यही सब आप लोगों का प्यार बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे मत बताना वीडियो कैसा लगा। आप बस जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर दे दोगे सारे बच्चे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और ना आए तो कमेंट में लिख देना, सर ट्राई किया नहीं आया, मैं बताऊंगा। वो जो बच्चा क्वेश्चन को ट्राई करता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा बच्चा है, क्योंकि जो ट्राई करेगा वही तो सीखेगा। सिलेक्शन तक जाने के लिए सबसे पहले सीखना आना चाहिए, और सीखने के लिए ट्राई करना बहुत जरूरी है। हाथ पे हाथ रखकर ऐसे बैठ कर तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जितनी भी एडवांस मैथ की आपको दूं, वो CGL और CHSL एग्जाम को पास करने में आपको 100% साथ दें। और एक बार अगर CGL और CHSL को टारगेट लेकर आपने वीडियोस को प्रिपेयर कर लिया, तो छोटे मोटे एग्जाम जो हैं, चाहे हमारा ग्रुप डी का हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, वो तो पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो सारी बेस्ट विशेष, सारी दुआएं मेरे बच्चों के साथ में है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।